श्री लव अग्रवाल जी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। पिछले कुछ दिनों में जो हमने केसेस की एक स्पीड देखी, उसको अगर हम कंपेयर करें तो अब हम पाते हैं कि देयर इज ए कंटिन्यूड एंड शार्प डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ डेली न्यू केसेस जो कि अब देश में रिपोर्ट हो रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो पाएंगे कि जहां 7 मई को देश में प्रतिदिन के हिसाब से 4,14,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जो घटते घटते 19 मई को 2,67,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए, वह 25 मई में 2 लाख से कम, 31 मई में करीब 1.5 लाख केसेस, और अब घटते घटते अब हम उन केसेस में पाते हैं कि 1 लाख से कम, यानी कि पिछले 24 घंटे में 86,498 केसेस देश में रिपोर्ट हुए हैं। हम देखें तो पाते हैं कि यह 3 अप्रैल के बाद देश में अब तक रिपोर्ट हुए डेली बेसिस पर सबसे कम केसेस हैं, और जो हाईएस्ट पीक देश में नोट की गई है उससे कंपेयर करें तो देखते हैं कि अराउंड 79% डिक्लाइन इन केसेस विद द हाईएस्ट रिपोर्टेड पीक इन डेली न्यू केसेस। यह एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमने इस विषय में कई बार पहले भी बात की है कि ये ट्रेंड को कंटिन्यू बनाने के लिए जो कार्य हमें फील्ड पर करना है, बी इट इन टर्म्स ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कंटेनमेंट एंड अदर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एक्टिविटीज, वह इसी तरह से सतत प्रयास के रूप में हमें करना पड़ेगा। हम इसी को देखें तो पाते हैं कि हमारे जो एवरेज डेली न्यू केसेस जो देश में करीब 5 से 11 मई वाले हफ्ते में 3,87,000 थे, उस समय के बाद से, उस वीक के बाद से हम कंटिन्यू डिक्लाइन नोट कर रहे हैं, और अब केसेस घटते घटते एवरेज वीकली केसेस भी अगर हम देखें तो पाते हैं कि वह 1,17,000 केसेस हो चुके हैं। यानी कि जो हमने एक ओवरऑल डिक्लाइन 33% का केसेस में पिछले एक हफ्ते में नोट किया है, उससे पिछले हफ्ते में 28% था, 23% उससे पहले हफ्ते में था, और 17.5% उससे पहले हफ्ते में था। यहाँ मुख्य विषय हमें यह देखना है कि हम देख रहे हैं कि जो गति, जिस गति से केसेस देश में कम हो रहे हैं फील्ड में एफर्ट्स करने की वजह से, उस गति में भी हम एक इंप्रूवमेंट पा रहे हैं, जिसके तहत ही कि पिछले एक हफ्ते में करीब 33% देश में ओवरऑल रिपोर्टेड केसेस में कमी आई है। इसी के साथ ही वह जिले जो कि हाई केसेस रिपोर्ट कर रहे थे, जहां वीक एंडिंग 4 में हमारे देश में 531 ऐसे जिले थे जहां पर 100 से अधिक केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वह अब घटकर 209 जिले रह गए हैं। और अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में इसमें अप्रॉक्सीमेटली 322 जिले ऐसे हैं जहां पर कि केसेस रिपोर्टिंग में, केसेस की रिपोर्टिंग की गति में काफी कमी नोट की गई है। एक स्थाई पर जहां पर केसेस कम हो रहे हैं, दूसरे स्थाई पर एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जो होम आइसोलेशन या हमारे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा सपोर्ट पाते हैं, हम उसमें भी काफी कमी महसूस कर रहे हैं। आप देखेंगे कि जहां 10 मई के समय पर देश में 37.45 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह अब घटते घटते 13 लाख के करीब केसेस रह गए हैं। दिस इज ए ग्रेट रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ अराउंड 24 लाख के करीब हमारे जो एक्टिव केसेस हैं, वह पिछले करीब एक महीने में देश में हमने उसमें कमी नोट की है, जो कि करीब 65% रिडक्शन इन एक्टिव केसेस है। इसी के कारण हम देखते हैं कि जो हमारे एक्टिव केसेस थे 7 मई के समय पर, 3 मई के समय पर जो 17.13% टोटल केसेस का अनुपात थे, वह अब घटकर 4.5% रह गए हैं। इसी के साथ ही एक स्थाई पर जहां हमारे एक्टिव केसेस में कमी आ रही है, हमारे डेली रिपोर्टेड केसेस में कमी नोट की जा रही है, उसी के साथ ही ओवरऑल रिकवरी इन पेशेंट जो होम आइसोलेशन या मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा सपोर्ट पा रहे हैं, उसमें भी एक अच्छी ग्रोथ नोट की गई है। जहां पर 3 मई के समय देश में ओवरऑल रिकवरी रेट 81.8% था, वह बढ़ा 18 मई को 85.6% हुआ, 27 मई को उसने 90% का एक बेंचमार्क क्रॉस किया, और अब हम देश में पाते हैं कि हमारा ओवरऑल रिकवरी रेट बढ़कर 94.3% हो गया है। यह पिछले 2.5 महीने बाद हम इस लेवल ऑफ रिकवरी रेट को अपने देश में पा रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि पिछले 26 दिनों से पूरे देश में ओवरऑल रिकवर्ड केसेस आर मोर देन द डेली केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड। इसी तरह से हम देखें, अगर पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें
तो हम पाते हैं कि पिछले 24 घंटे में देश में 1,82,000 के करीब रिकवरीज हुई हैं, यानी कि जो टोटल केसेस रिपोर्ट हुए हैं उससे दुगना देश में रिकवरीज काउंट की गई हैं। हमारे यहाँ देखा जाए तो पाते हैं कि हर स्टेट में अब रिकवरीज रिपोर्टेड डेली केसेस से ज़्यादा है और 6 स्टेट्स तो ऐसी हैं जिन्होंने 10,000 से ज़्यादा रिकवरी इन लास्ट 24 आवर्स डिनोट की है। इसके साथ ही एक स्थाई पर जब देश में हमने देखा कि केसेस में गति पाई जा रही है, केसेस की संख्या बढ़ रही है, उसी स्थाई पर अर्ली आइडेंटिफिकेशन एक प्राइम एक्शन मानते हुए हमने अपने देश में टेस्टिंग की गति भी बढ़ाई। जहां 7,70,000 केसेस प्रति रोज के अनुपात से हम कर रहे थे फरवरी में, वह बढ़ते बढ़ते अब 18 से 20 लाख के अनुपात में हम देश में करते आ रहे हैं। एक स्थाई पर जहां हमने अपनी टेस्टिंग की गति बढ़ाई है, दूसरे स्थाई पर अंडरस्टैंडिंग द रनअवे इन्फेक्शन कि इन्फेक्शन का देश में स्प्रेड कैसा है, उसके तहत भी हमने देखा है कि जहां 4 से 10 मई वाले हफ्ते में देश में ओवरऑल एवरेज पॉजिटिविटी 21.4% थी, वह पिछले 4 हफ्तों से हम उसमें भी कमी नोट कर रहे हैं और घटते घटते 1 से 7 जून वाले अगर हम सप्ताह को लें तो एवरेज पॉजिटिविटी देश में अब घटते घटते 6.3% हो गई है। हमारे देश में पिछले 15 दिनों से 10% से लेस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है। अगर पिछले 24 घंटे की केस पॉजिटिविटी को एनालाइज करें तो इट इज एज लो एज 4.62% एंड ये करीब 2.5 महीने बाद इस लेवल ऑफ पॉजिटिविटी हम देश में नोट कर रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिविटी ट्रेंड देश में हम कमी पा रहे हैं। सारी स्टेट्स में एक्सेप्ट फॉर 2 स्टेट्स में हमने देखा है कि ओवरऑल डिक्रीज इन पॉजिटिविटी नोट की जा रही है और 15 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर की वीकली पॉजिटिविटी 5% से भी कम है। एक स्थाई पर जब हमारे एफर्ट्स इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट उस पर लगे हुए हैं, दूसरे स्थाई पर एक और अस्त्र के रूप में वैक्सीनेशन के ऊपर विस्तृत रूप से काम चल रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप देखें तो हेल्थ केयर वर्कर्स को टोटल 1.69 करोड़ डोजेज, फ्रंटलाइन वर्कर्स को 2.5 करोड़ डोजेज और पीपल अब 45 ईयर्स को 16.37 करोड़ डोजेज अब तक देश में दी जा चुकी हैं। इसी तरह से एक नया एज ग्रुप जो कि 18 से 44 वर्ष का है, उसको भी 3.06 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। यानी कि देश में अब तक 23.62 करोड़ डोजेज दी जा चुकी हैं। आप सबकी नॉलेज में होगा कि कुछ नए निर्णय वैक्सीनेशन कवरेज के विषय में लिए गए हैं, जो कि मेरे सीनियर कुलीग आपको बताएंगे और डिटेल में बताएंगे। इसके साथ ही एक विषय मैं आप लोगों की दृष्टि में रखना चाहूंगा। जब हम अपने देश में कोविड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि किन परिस्थितियों में हम कोविड मैनेजमेंट के ऊपर कार्य कर रहे हैं। इस विषय में जैसे मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा कि हमारे देश की हर स्टेट, हमारे देश का एवन जिला एट टाइम्स आर बिगर देन द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो जो पूरा ओवरऑल मैनेजमेंट है, कैसे हम इसमें सबको साथ लेके चल के हमें ओवरऑल मैनेज करना है और क्या हमारा पब्लिक हेल्थ चैलेंज है, इस पब्लिक हेल्थ चैलेंज को समझने के लिए जैसे एक उदाहरण के रूप में हम आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखें करीब 22.46 करोड़, यह जनसंख्या अगर देखें तो ब्राजील जैसे एक देश की जनसंख्या इसके समान है। और साथ में अगर हम एरिया देखें या पॉपुलेशन डेंसिटी देखें कि उस देश की डेंसिटी कितनी है। पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें मालूम है इन्फेक्शियस डिजीज, जैसे हम हमेशा फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं कि इन्फेक्शियस डिजीज अगर हम आसपास रहेंगे तो ज्यादा फैलेगी। तो एक स्थाई पर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन डेंसिटी अगर 360 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है तो ब्राजील में ये एज लो एज 25 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेट को ही एक उदाहरण के रूप में ले तो हम पाते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी 14 गुना ब्राजील से ज्यादा है। यानी कि इन्फेक्शन का स्प्रेड होने का चांसेस जो है उतने ही उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं। इसी को अगर हम देखें उस सिचुएशन से कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि जहां ब्राजील में अब तक रिपोर्टेड केसेस 1.69 करोड़ हैं, उत्तर प्रदेश में 16.9 करोड़, यानी कि 1/10, यानी कि 1/10 ऑफ द टोटल केसेस रिपोर्टेड इन इक्विवेलेंटली प्लेस्ड, इक्विवेलेंटली पॉपुलेशन कंट्री इज व्हाट यूपी हैज रिपोर्टेड। अगर केसेस पर मिलियन हम यानी कि इसको अनुपात को लेना चाहें कि
पॉपुलेशन नॉर्मलाइज वे में समझना चाहें तो जहां ब्राजील में 79,000 केसेस पर मिलियन रिपोर्ट हुए, उत्तर प्रदेश जैसी एक स्टेट के अंदर ही 7,000 के करीब केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से हम पीक को एनालाइज करें कि कितने केसेस एक प्रतिदिन में हमारे देश में या हमारे एक पर्टिकुलर स्टेट में रिपोर्ट हुए, तो हम देखेंगे कि जहां पर ब्राजील में हाईएस्ट पीक was 759 केसेस पर डे पर मिलियन एज ए पीक। इसी तरह यूपी में इट इज एज लो एज 169, यानी कि 4.4 टाइम्स कम इस अनुपात में यहां केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरीके से एक और स्टेट को अगर हम एनालाइज करें तो मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा, जैसे गुजरात, एक स्टेट जिसकी पॉपुलेशन 7.34 करोड़, यूनाइटेड किंगडम एक डेवलप्ड देश, उसकी पॉपुलेशन 6.82 करोड़। वहां पर हम एरिया अवेलेबल फॉर द पॉपुलेशन, गुजरात का एरिया यूनाइटेड किंगडम के एरिया से जो है 1.5 टाइम्स का वेरिएशन, पॉपुलेशन डेंसिटी में 1.3 टाइम्स का वेरिएशन। बट अगर केसेस देखें, कितने केसेस एक डेवलप्ड देश में वर्सेस एक स्टेट में हमने रिपोर्ट किए पाए, तो उस विषय में हम देखेंगे कि 5.5 टाइम्स लेसर केसेस, क्यूमुलेटिव केसेस हैव बीन रिपोर्टेड vis-a-vis यूके। सिमिलरली अगर हम केसेस पर मिलियन एनालाइज करें तो 5.1 टाइम्स ऑफ केसेस पर मिलियन लेसर हैव बीन रिपोर्टेड इन गुजरात vis-a-vis even a comparable state with that equivalent population. Similarly केसेस डेली पीक को अगर एनालाइज करें तो यू विल फाइंड इट कि 4.2 टाइम्स लेस पीक आई है। हम आप लोगों की दृष्टि में ये सारे विषय क्यों लाना चाह रहे हैं, इसके विषय में मैं आपसे एक संबंधित विषय हाईलाइट करना चाहूंगा कि जहां हम फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं और जहां हम किसी भी एक ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, तो हमेशा एक ट्रेडिशनल डिस्कशन आता है कि कितना डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कितना पैरामेडिकल स्टाफ अवेलेबल हैं, कितने हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं, और क्या उस देश की डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है, किस अनुपात में वहां पर लोग रह रहे हैं। इन सब को हम दूसरे देशों से अगर कंपेयर भी करें, जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, I would like to submit, I would like to highlight and bring it to your kind notice the very fact कि इन ट्रेडिशनल अप्रोचेस को अगर हम एनालाइज करें तो इंडिया जब इन केसेस को मैनेज कर रहा है तो इट इज एट ए रिलेटिव डिसएडवांटेज। बट व्हाट हैज बीन आवर एडवांटेज, व्हाट हैज बीन आवर स्ट्रेंथ? आई वुड लाइक टू हाईलाइट, हमारी स्ट्रेंथ शुरू से रही है जन आंदोलन, हमारी स्ट्रेंथ रही है हाईएस्ट कमिटमेंट एट ऑल लेवल्स, हमारी कमिटमेंट रही है हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो पिछले 1 साल 5 महीने से इन अथक प्रयासों के द्वारा जितने रिलेटिव डिसएडवांटेजेस हम लोगों के सामने कभी भी आए उनको समझते हुए उन्होंने कार्य किया और देश में ओवरऑल केस मैनेजमेंट में हमें सपोर्ट दिया। ओवरऑल इसी के कंटेक्स्ट में अगर आप दूसरे देशों से कंपेयर करें देश की परिस्थिति को तो आप पाएंगे कि जहां इंडिया में ओवरऑल केसेस पर मिलियन 20,882 के 22 के करीब रिपोर्ट हुए हैं, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम इटली का एक कंपैरिजन करें तो वहां पर करीब 70,000 के करीब केसेस पर मिलियन रिपोर्ट हुए हैं, यानी कि वहां पर 3.4 टाइम्स केसेस उस देश में रिपोर्ट हुए। इसी तरीके से अगर हम यूएसए लें तो वहां 1 लाख के करीब यानी कि 5 टाइम्स उस अनुपात में, यानी कि हमारे देश में बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स डन बाय आवर कम्युनिटी, एफर्ट्स डन बाय आवर मेडिकल फ्रेटर्निटी, वी आर एबल टू रिड्यूस केसेस बाय 1/5। इसी तरीके से जो हमारा एक मापदंड होता है कि एक्टिव केसेस, यानी कि वह केसेस जिसको कि हम मैनेज कर रहे हैं क्लिनिकली, उन केसेस की अगर हम एनालिसिस करें तो पाएंगे कि जहां हमारे देश में 945 केसेस ऐसे हैं जो कि एक्टिव केसेस पर मिलियन के अनुपात में हम गिनना चाहेंगे, तो अगर हम यूनाइटेड किंगडम को ही देखें तो 2,762 यानी कि 2.9 टाइम्स केसेस, एक्टिव केसेस आज भी वहां पर मॉनिटर किए जा रहे हैं। इसी तरह से और अगर देशों से तुलना में करें तो यूनाइटेड स्टेट्स एज एन एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो वहां पर 16,425 एक्टिव केसेस पर मिलियन यानी कि 17 टाइम्स। इसी तरह डेथ पर मिलियन, हमने इस मंच पर इससे पहले भी कई बार बात की है, एक भी डेथ हमारी संवेदना को हर्ट करती है, लेकिन अगर हम देखें कि इस
कठिन परिस्थितियों में देश ने मिलकर कैसे काम किया, कैसे हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी ने महीनों महीनों घर जाए बिना काम किया, कैसे हमारे फ्रंटलाइन वर्कर ने कंटेनमेंट में हमें सपोर्ट किया, तो उसके कारण से अगर हम देखें तो और देशों की तुलना में हमारे देश में डेथ पर मिलियन भी रिलेटिवली बहुत कम रही है। यह विषय आप लोगों की दृष्टि में लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें आपके कंटिन्यूड सपोर्ट की जरूरत है। यह चैलेंज अभी भी बना हुआ है। हमारी बैटल अगेंस्ट कोविड-19, इसके प्रिंसिपल्स वही हैं। प्रिंसिपल्स हैं कम्युनिटी ड्रिवन इंटरवेंशन, कम्युनिटी का सपोर्ट, यानी कि फोकस ऑन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। वही मुख्य प्रिंसिपल्स 2 गज की दूरी, मेरा मास्क मेरा सुरक्षा कवच, फोकस ऑन हैंड हाइजीन, और उसी के साथ हम हेल्थ सिस्टम्स को अपग्रेड करते रहें। जैसे कि हमने कोविड डेडिकेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतने कम समय में हॉस्पिटल्स बना के टेम्परेरी हॉस्पिटल और परमानेंट हॉस्पिटल को अपग्रेड किया, उसी तरह से हम क्लिनिकल मैनेजमेंट पर फोकस करें और साथ में नए हथियार के रूप में वैक्सीनेशन का सदुपयोग करें। उसके साथ ही हम इस बीमारी से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस लड़ते रहेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इस विषय में कई बार बात की है। कोविड की लड़ाई तभी जीत सकते हैं जब अब तक जिस तरह से पूरी गवर्नमेंट और पूरी सोसाइटी मिलकर इसमें लगी रहेगी, तभी, क्योंकि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। केसेस जरूर कम हुए हैं, लेकिन जरूरी है कि हम अपने एफर्ट्स ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस कोविड मैनेजमेंट पर बनाए रखें। धन्यवाद। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। थैंक यू, नमस्कार। जैसे श्री लव अग्रवाल जी ने कहा कि हमारी स्थिति अभी पहले से बेहतर है, केसेस डिक्लाइन कर रहे हैं और कई एरियाज़ में अब ग्रेडेड अनलॉकिंग भी शुरू हुआ है। लेकिन साथ साथ एक ये चिंता है कि अब सब्सिक्वेंट वेव्स कब आएंगी या आ सकती हैं, और क्या वो बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी या नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये समझना चाहिए कि वेव्स क्यों आती हैं, और जो कोविड है या कोरोना वायरस है वो एक रेस्पिरेटरी वायरस है, एंड इट इज़ वेल नोन कि रेस्पिरेटरी वायरसेस में, चाहे वो इन्फ्लुएंजा हो चाहे कोरोना हो, उसमें जब पैंडेमिक होता है तो यूजली वेव्स आती हैं। और ये स्पेनिश फ्लू जो 1918 में हुआ तब भी ये देखा गया, जब हमने H1N1 स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक देखा 2009 में, तो भी ये देखा गया। और ये शुरू में क्योंकि एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन होती है तो इसमें वेव्स, मल्टीपल वेव्स आती हैं, उसके बाद वायरस बिकम्स एंडेमिक और फिर इन्फेक्शन हैज़ अ सीजनैलिटी। जैसे अगर हम H1N1 की बात करें तो अब उसमें जो केसेस कुछ हद तक बढ़ते हैं वो मानसून के महीने में बढ़ते हैं या सर्दियों में बढ़ते हैं, और उस टाइप की एक सीजनैलिटी वायरस की स्प्रेड में आ जाती है। और ये इसलिए आती है कि जब लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन आइदर बाय वैक्सीनेशन और बाय नेचुरल इन्फेक्शन हैज़ इम्यूनिटी। लेकिन ये वेव शुरू में क्यों आती हैं? एक तो वायरस के कारण हो सकती हैं कि वायरस कुछ हद तक चेंज करता है और वो न्यू वेरिएंट्स आ जाते हैं, जैसे हमने अल्फा और डेल्टा वेरिएंट देखें जो ज़्यादा इन्फेक्शियस थे। लेकिन ऑल्सो इट इज़ बिकॉज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, और ये 1918 में भी देखा गया। और 1918 का अगर हम डेटा देखें तो सेकेंड वेव वॉज द मोस्ट बिगेस्ट वेव, मैक्सिमम डेथ्स एंड केसेस हैपेंड इन द सेकेंड वेव। लेकिन उसके बाद देयर वॉज अ स्मॉलर थर्ड वेव ऑल्सो। जब भी केसेस बढ़ते हैं देयर इज़ देन फियर इन पीपल एंड ह्यूमन बिहेवियर चेंजेस, और उसमें ये होता है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और इनफैक्ट नॉन फार्मास्यूटिकल मेजर्स जो हैं वो हम ज़्यादा फॉलो करते हैं, लॉकडाउन भी हो जाता है, तो उससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट जाता है और वायरस आगे फैल नहीं पाता, और इसलिए केसेस भी कम हो जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे केसेस कम होते हैं तो अनलॉकिंग शुरू हो जाती है, और अनलॉकिंग के साथ ह्यूमन बिहेवियर फिर चेंज हो जाता है, और लोग ये सोचने लगते हैं कि अब वायरस जो है अब हमारे यहाँ नहीं है या इसमें कोई अब इतना इन्फेक्शन नहीं होगा, और फिर भीड़ इकट्ठी होने लगती है, मास्क लगाना कम हो जाता है, और उसके होने से वायरस फिर कम्युनिटी में फैलना शुरू हो जाता है, और उससे फिर एक नई वेव बनती है। इसलिए अगर हमें अगली वेव्स को रोकना है तो हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत एग्रेसिवली फॉलो करना पड़ेगा, जब तक हम ये ना कह पाएँ कि नाउ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज़ वैक्सीनेटेड। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब हमारे यहाँ पे इनफ पीपल आर वैक्सीनेटेड या नेचुरल इम्यूनिटी हो जाएगी, देन दीज वेव्स विल स्टॉप। लेकिन तब तक जो है अप्रोप्रिएट बिहेवियर ही एक हमारे पास रास्ता है जिससे हम आगे वेव्स को कम कर सकते हैं या रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट था कि ये जो अगली वेव्स हैं ये बच्चों में ज़्यादा सीरियस होंगी। अगर हम पूरा डेटा देखें, इंडियन डेटा देखें फर्स्ट वेव का, सेकेंड वेव का, या ग्लोबल डेटा देखें,
तो अभी तक ऐसा कोई डेटा नहीं आया विद ओल्ड द वायरस और द न्यू वेरिएंट्स जहाँ पे ये दिखाया गया है कि बच्चों में अब ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन हो। अगर हम सेकेंड वेव का डेटा भी देखें तो जो भी बच्चे एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में 60 to 70% जो बच्चे एडमिट हुए थे दे वर दोज विद कोमॉर्बिडिटीज़, या तो उनकी इम्यूनिटी कम थी या कुछ ऐसे बच्चे थे जो कीमोथेरेपी पे थे। जो हेल्दी बच्चे थे उनको माइल्ड इलनेस हुआ एंड दे रिकवर्ड विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। इसलिए अभी कोई एविडेंस ऐसा नहीं है कि अगर वेव आएगी तो सीवियर इलनेस बच्चों में करेंगे। और चाहे हम इंडियन डेटा देखें चाहे ग्लोबल डेटा देखें और कई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में अभी भी कई केसेस आ रहे हैं, नए वेव चल रहे हैं, लेकिन उसमें कभी अभी तक भी ऐसा कोई डेटा नहीं आया कि बच्चों में ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन होती है। तो आई डोंट थिंक दैट वी विल हैव एनी सीरियस इन्फेक्शन इन द फ्यूचर इन चिल्ड्रन। और अगर हमें अगले वेव्स को रोकना है तो ये हम सबके हाथ में है। अगर हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बना के रखेंगे, भीड़ नहीं इकट्ठे होने देंगे, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ेंगे, तो हमारे लिए आगे के लिए वेव्स नहीं बनेंगे। और ये आई थिंक बहुत ज़रूरी है, बोथ फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सब्सिक्वेंट वेव्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन की द सब्सिक्वेंट वेव्स आर गोइंग टू कॉज मोर सीवियर डिजीज इन चिल्ड्रन। थैंक यू। डॉक्टर वी के पॉल जी। थैंक यू डॉक्टर गुलेरिया, थैंक यू लव। अगले कुछ मिनटों में जो हमारे वैक्सीन की न्यू गाइडलाइंस आई हैं प्रोग्राम की, उनके बारे में चर्चा करेंगे ब्रीफली। तो पहली मई से एक व्यवस्था लागू करी गई। उस व्यवस्था का परिप्रेक्ष्य ये था कि 16 जनवरी से जैसे हम चले हुए थे और उसमें हेल्थ केयर वर्कर से शुरू करके फ्रंटलाइन वर्कर्स जुड़े, फिर एज के हिसाब से प्रायोरिटाइजेशन की गई। उस पीरियड के दौरान जो इनपुट्स आई उसमें एक मुद्दा इमर्ज होता था कि स्टेट्स शुड हैव फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टेट्स वांटेड टू टेक पार्ट इन implementing the program but also procurement and having flexibility with regard to the priority groups। ये सुना गया, बताया गया, लिखा गया। उसको मद्देनजर रखते हुए और वैक्सीन में वैक्सीनेशन प्रोग्राम में तेज गति लाने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई और उस व्यवस्था के अंतर्गत मई के महीने में और अभी भी एक स्वरूप उभर के आया जिसमें कि भारत सरकार जो भारत में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वैक्सीन उनका 50% प्रोक्योर करती है और दूसरा 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स और प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है चैनल्स में। इस बीच में ये जो एक बदलाव लाया गया, एक ट्रायल की तरह के ये रिस्पांस में था स्टेट गवर्नमेंट्स के सजेशंस के और पब्लिक डोमेन में जो सजेशंस आए, जैसे जैसे आगे बढ़े उसमें कुछ मुश्किलातें सामने दिखनी शुरू हुई और फीडबैक आया, ऑफिशियल फीडबैक आया, पब्लिक स्पेस में फीडबैक मिला। और स्पेसिफिकली 12 स्टेट्स ने ये रिक्वेस्ट करी पिछले महीने में कि सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट पे वापस जाना चाहिए। इसमें 10 चीफ मिनिस्टर्स हैं, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, एक चीफ सेक्रेटरी हैं। ये आपके सामने इसमें दर्शाया गया कि स्पेसिफिक रिक्वेस्ट केम दैट वी शुड गो बैक टू सेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट and then implement the program in a concerted way based on their experience, based on the experience of other states and the narrative in the public domain. Next slide, please. As you would expect, vaccination program इतना महत्वपूर्ण है कि इसकी समीक्षा, इसके ऊपर oversight, इसके ऊपर internal discussions on a daily basis होती हैं। The Government of India teams have been watching the entire implementation of the vaccination program, and particularly in this phase, because this was shift from the way we were doing things up to a point and then moved into a different model. So this was constantly being done, and the reviews were taken at the highest level by the Honorable Prime Minister on the 15th and the 21st of May. But
even prior to that, continuously the situation was being watched, connect with states was there. लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो 15 और 21 को रिव्यू लिया, उसके बेस के ऊपर उन्होंने हेल्थ मिनिस्ट्री को डायरेक्ट किया कि इस पॉलिसी इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए जो बदलाव की ज़रूरत है गाइडलाइंस में, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बेस्ड ऑन दिस एक्सपीरियंस आगे कैसे बढ़ना है और ये जो रिक्वेस्ट साथ साथ आ रही हैं उनको लेके आगे क्या बदलाव लाना है, वो एक डायरेक्शन हमें दिया गया। और उस डायरेक्शन के बाद टीम्स रीच्ड आउट टू amongst us, did more analysis, got feedback from the manufacturers, spoke to the states in a systematic way and to see what is the best way forward. We also looked at the practices across the globe at the same time. And then, as you know, the Honorable Prime Minister addressed the nation yesterday and provided us details of the new guidelines in relation to the vaccination program. And we will talk about them, and these have been issued today, this morning, and you may have seen the document. The point remains that मई के महीने की व्यवस्था को पूरी तरह से नज़र पे रखा गया, उसके फ्लो में को देखा गया, उसकी डिफ़िकल्टीज़ को समझा गया, उनको सॉल्व करने की कोशिश की गई, लेकिन लगा कि अब हमें बैक टू सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट होगा और उसके भीतर ही स्टेट्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो इम्प्लीमेंटेशन में होगी उसको चिन्हित किया जाएगा। सो अंडर द न्यू गाइडलाइंस, एज यू आर अवेयर, the Government of India will procure 75% of the vaccines being manufactured in India. जो भारत की धरती पर वैक्सीन बन रहे हैं उनका 75% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोक्योर, और ये सारा स्टेट्स को फ्री दिया जाएगा। इसकी जो कॉस्ट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेयर करेगी और इनको आगे फ्री एलिजिबल पॉपुलेशन तक मिलेगा through the government vaccination centers in various states, districts, towns and villages. So free access to vaccine to the people of India. So ये देख रहे थे आप स्वास्थ्य मंत्रालय की जो नियमित संवाददाता सम्मेलन है, उसमें खास तौर पर कोविड का की जो वर्तमान स्थिति है और एलोकेशन होगी naturally on the basis of population, also on the basis of the pandemic situation in that population, उसको भी नज़र में रखा जाएगा ज़रूरत को, और साथ साथ कितनी तेज़ गति से कितने सुचारू रूप से वैक्सीनेशन प्रोग्राम करा जा रहा है उसको भी नज़र में रखा जाएगा कि इस्तेमाल भी हो सके जो वैक्सीन अलॉट हो रहे हैं, और जिस तरह से वैक्सीन आगे तक जाना चाहिए वो ठीक तरह से पहुँचे, और ये भी देखा जाए कि वैक्सीन की वेस्टेज जो है वो कम हो और कम वैक्सीन की वेस्टेज को इंसेंटिवाइज किया जाएगा इन अ स्मॉल वे। व्हाट इज द प्रायोरिटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, वी रिमेन कमिटेड to the uptake of the vaccine by healthcare workers. There is still unfinished agenda and we believe it is of highest priority. As the Honorable Prime Minister yesterday reminded us, imagine if an overwhelming proportion of healthcare workers, doctors, nurses, paramedics, ambulance drivers, other team members of the healthcare teams, and also frontline workers, had not received the vaccine, the consequences would have been disastrous. Confidence कितना होता उस दशा में? वैक्सीन मिलने के बाद कॉन्फिडेंस आता है कि आप एक कोरोना के वार्ड में जा सकते हो जहाँ पे 25 मरीज छोटे से स्पेस में लुक आफ्टर किए जा रहे हैं। सो ये बहुत हैंडी हुआ है। Therefore we believe healthcare workers and frontline workers and their second dose is a priority. Clearly, citizens above the age of 45 remain a priority, and we have highlighted this from this podium several times. We have said that overwhelming mortality occurs in this group. If we address the immunization of this group, we are able to knock off the mortality in a very, very big way, over 80%. So this remains a priority because they are most vulnerable. They must be protected. This is our first goal of mitigating the effects of the pandemic.
देन जिन व्यक्तियों की दूसरी डोज ड्यू हो गई है, दैट क्लियरली इज अ प्रायोरिटी, तो उसको नजर में रखा जाएगा। फिर ये समझ आती है कि अब क्योंकि ये वैक्सीनेशन 18 साल से ऊपर सबके लिए खुल गया है, उस ग्रुप में भी हमने तरक्की करनी है, उसको भी बढ़ाना है। एंड एज यू हैव सीन फ्रॉम आवर प्रीवियस प्रेजेंटेशन in different states and districts, the uptake of other categories varies, and uptake of those categories needs to be pushed. And once you are doing that, please also then include citizens 18 years to 45 years. Next one, please. Within the prioritization group of above 18, states have the flexibility to sub-prioritize in their own way. और ये उनसे हम बातचीत करेंगे। स्टेट की अपनी प्रायोरिटी हो सकती है कि इस ग्रुप में वो किसी पर्टिकुलर समूह को इंक्लूड करना चाहें, ये उनके ऊपर, ये फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास रहेगी, एंड वी वैल्यू दैट। इसके अलावा हम एडवांस इंफॉर्मेशन देंगे स्टेट्स को वैक्सीन की सप्लाईज का, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कम से कम 1 महीने की सप्लाईज उनके सामने विजिबल हों ताकि वो अच्छी प्लानिंग कर सकें। एंड विद टाइम even longer visibility आगे प्रस्तुत की जाएगी as the vaccine supplies improve। इसी प्रकार जो इंफॉर्मेशन है वो स्टेट्स की तरफ से डाउनस्ट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स में और वैक्सीनेशन सेंटर्स तक स्पेसिफिकली कितना कितना पहुंच सक जाएगा अगले कुछ दिनों में, ये भी दर्शाया जाएगा, बताया जाएगा, और इसमें हम स्टेट्स की मदद मांगेंगे। इसके अलावा एन इंपॉर्टेंट डिसीजन इज कि जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है हमारे देश के 25% जो बच गया है उनका मैन्युफैक्चरिंग का अप टू 25% वो प्राइवेट मार्केट में उसको बेचेंगे, और दिस विल बी द टोटल प्रोडक्शन का 25%। 75 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर कर रही है, स्टेट्स को कुछ प्रोक्योर नहीं करना है, प्राइवेट में 25% जाएगा जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में डायरेक्ट होगा और वहां से टीके फिर आगे लगेंगे। इंपॉर्टेंटली एन इंपॉर्टेंट डिसीजन वो ये है कि स्टेट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर की डिमांड को एग्रीगेट करेंगे। हमने ये देखा है कि अभी जो व्यवस्था रही उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व जरूर हुआ, जिम्मेवारी भी निभाई काफी हद तक, लेकिन टोटल नंबर जितने वो साइट्स पे कर रहे थे वो नीचे आ गया। चलो ये भी हम कह सकते हैं कि अभी पिकअप हो रहा था, लेकिन ज्योग्राफिकली वो कुछ ज्योग्राफीज में ज्यादा था, कई बिल्कुल छूट गए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जहां जैसा भी प्राइवेट सेक्टर है, और पर्टिकुलरली वी आर वेरी कीन दैट प्राइवेट सेक्टर फैसिलिटीज इन स्मॉल टाउन्स शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ वैक्सीनेशन ड्राइव। इट कैनॉट बी ओनली लिमिटेड टू मेट्रो एंड लार्ज सिटीज, नो वे। वहां भी भागीदारी हमें उनकी चाहिए, वो जनता के पास हैं, व्यक्ति को दूर नहीं जाना पड़ेगा। ये ऑप्शन जो अफोर्ड करके जाना चाहते हैं, फ्री वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, उनको ओपन है, अपनी मर्जी से वहां जाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक स्टेट में 3 शहरों में ही ये चीज इस रास्ते से उपलब्ध हो रही है, नो वे। सो एग्रीगेशन से कहने का तात्पर्य यह है कि स्टेट देखेगी कि मेरे पास इतना नेटवर्क अवेलेबल है फैसिलिटीज का, ये सारे कोविन पे चिन्हित हैं, और उनकी तरफ वैक्सीन की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता बढ़ाने के लिए इतनी डोजेस मिलनी चाहिए, फिर वो आगे इसको पहुंचाएंगे, और दूसरी तरफ ये डिमांड सेंटर को देंगे, और सेंटर फिर इनको इकट्ठा करके परचेज करा के उपलब्ध करवाएगा। वैक्सीन की जो है प्राइस, वो प्राइवेट में जो जाएगा वो पहले से ही वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को डिक्लेयर करेंगे, जैसा अभी भी हो रहा है। और ये भी एक साफ कर दिया गया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल अपना सर्विस चार्ज लिमिट करेंगे। ये नहीं हो सकता कि 600 रुपए का वैक्सीन है उसके ऊपर 1600 रुपए और लगाएं या 4000 रुपए और लगाएं। सर्विस चार्जेस आर नाउ फिक्स्ड एट ₹150। इससे पहले ये 100 था, आपको मालूम है, एक फेज में, और हमें लगा कि ये इसको बढ़ाने की जरूरत है, और हमें लगा कि ये सर्विस चार्ज का इंसेंटिव मिलते ही हमारे साथ बहुत सारे हॉस्पिटल्स जुड़ेंगे, हजारों में जुड़ेंगे। पहले भी हमने देखा 7, 8, 9 हजार हॉस्पिटल जुड़े थे, और अभी 2000 के करीब ही रह गए हैं। लेकिन ये 9,000 नहीं रह सकते। भारत में कम से कम 25-30 हजार प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, और हमें उम्मीद है
कि इस इंसेंटिव से और उनकी पैट्रियोटिक भावना से कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को हमने हर जिले में, हर शहर में, हर कस्बे में लेकर जाना है, तो हमें उम्मीद है कि ये इंसेंटिव उस तरफ इसका काम करेगा। कोई भी सिटीजन, कोई भी नागरिक फ्री वैक्सीन का अधिकारी है, गवर्नमेंट फैसिलिटी से फ्री वैक्सीन का अधिकारी है, कोई क्राइटेरिया और नहीं है। और जिनको पे करने की एबिलिटी है, अपनी चॉइस से वो प्राइवेट हॉस्पिटल के आउटलेट से ये वैक्सीन ले सकते हैं। और एक और नई चीज लाई गई है, वो लोक कल्याण की परिप्रेक्ष्य में है कि अगर मैं किसी व्यक्ति को मदद करके वैक्सीन उपलब्धता देना चाहता हूं प्राइवेट सेक्टर में, तो एक ई वाउचर अवेलेबल हो सकता है, नॉन ट्रांसफरेबल। इस व्यक्ति के लिए मैं खरीद रहा हूं ये वाउचर, उस वाउचर को लेके वो व्यक्ति प्राइवेट बुकिंग करके प्राइवेट में वॉक इन करके अपना वैक्सीन ले सकता है। तो इससे एक भावना बढ़ेगी कि हम दूसरों की मदद करने के लिए एक रास्ता, सिस्टमैटिक रास्ता जो है वो सामने खुलेगा। तो ये भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट्स कैन बी प्री बुक्ड और ऑन साइट रजिस्ट्रेशन और समूहों की रजिस्ट्रेशन जो अब और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी जब हमने पेरिफेरी पे जाना है, पेरी अर्बन एरियाज में जाना है, कि बहुत लार्ज नंबर में आगे आएं, ऑन साइट आएं, उनकी मदद करके उनको रजिस्टर करें और उनको वैक्सीन लगें। ये प्रावधान पहले से भी था, उसको हम सिर्फ एम्फेसाइज कर रहे हैं इस तरह से। इसी प्रकार कॉमन सर्विस सेंटर्स, कॉल सेंटर्स का भी अरेंजमेंट किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर्स अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम इनकरेज करेंगे कि कॉल सेंटर्स हो जहां पे कि मदद करके अपॉइंटमेंट के साथ जोड़ा जाए, गाइड करा जाए कि कहां आप जाके अपना टीका लगा सकते हैं। और ये जो गाइडलाइंस हैं 21 जून को लागू हो जाएंगी सारे देश में। नेक्स्ट, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सामने ला रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की अनाउंसमेंट हुई, उसके साथ साथ हमें खुशी है आपको सूचित करते हुए कि कल और आज के बीच में कोविशील्ड को 25 करोड़ और डोजेस की परचेज का ऑर्डर दे दिया। कोविशील्ड वैक्सीन के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 25 करोड़ डोजेस का ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। इसी प्रकार कोवैक्सीन की खरीद के लिए भारत बायोटेक को 19 करोड़ डोजेस का ऑर्डर दे दिया गया है। सो 25 एंड 19 46 करोड़ डोजेस का बंदोबस्त कर दिया गया है। एडवांस ऑर्डर दे दिया गया है फॉर द पीरियड ऑफ अगस्त, फ्रॉम अगस्त ऑनवर्ड्स के लिए। इसके साथ साथ 30% एडवांस अमाउंट भी रिलीज किया जाएगा। और इसके साथ साथ याद दिलाना चाहूंगा कि फॉर बायोलॉजिकल ई जो कंपनी है, उसका जो नया वैक्सीन बन रहा है डीबीटी के मदद के साथ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्टिसिपेशन के साथ, बिल्कुल इनोवेटिव नया वैक्सीन है, वो भी उम्मीद है उपलब्ध होगा सितंबर में। उसके लिए उनको 30 करोड़ डोजेस के लिए लगभग 1500 करोड़ का एडवांस उनको दिया गया है। 30 प्लस 46, 76 करोड़ डोजेस है, 76, 30, 44, सॉरी 44, ऊपर जो 46 मैंने कहा वो 44 है, स्टैंड करेक्टेड, and 30, so 74 crore doses have been secured for the national program to be used from August onwards. और जुलाई तक के लिए, जैसे आपको पहले हमने इसी मन से बताया है, 53.6 करोड़ डोजेस का बंदोबस्त पहले हो चुका है लगभग। So this is going forward, securing the doses from our manufacturer as a part of now a program which will be implemented through centralized procurement, with central government being responsible for all the free supplies to the states and free eligibility to every citizen of India. इसके साथ साथ और R&D भी डेवलप हो रहा है। कुछ वैक्सीन जो हैं वो रिसर्च डेवलपमेंट की डिफरेंट फेजेस पे हैं, उनके ऊपर भी जोर रहेगा। इनोवेटिव पॉसिबिलिटीज हैं, उनको भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी स्पीच में भी कहा। mRNA प्लेटफॉर्म की बात हो, नेजल वैक्सीन की बात हो, एक DNA वैक्सीन
हो सकता है कि कुछ ही हफ्तों में भी हमारे समक्ष उसकी पॉसिबिलिटी इमर्ज हो. So we wish to assure you that Government of India has been working hard on multiple fronts to secure vaccines for the people of India, and we believe that based on the feedback, based on the request of the state, based on the specific request of the Chief Minister, the new guidelines will go a very long way in galvanizing the vaccination program, energizing all of us to embrace vaccination and to save our nation from any new onslaught of the virus in time for in pursuit of universal immunization in this regard. धन्यवाद. ये तो इसके वैक्सीन के बारे में क्लैरिटी है. वी विल बी हैप्पी टू टेक क्वेश्चंस. ऑन द पैंडेमिक सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा जो डॉक्टर गुलेरिया ने भी हाईलाइट करी. ये हमें याद रखना चाहिए, हर बार याद दिलाने की जरूरत रहती है कि जो अगर आज हम ये डिक्लाइन ऑफ केसेस देख रहे हैं क्योंकि हम सब ने एक सोसाइटल बिहेवियर को एग्जिबिट किया, डिसिप्लिन में है और डिसिप्लिन सिस्टम लेवल पे भी है, गवर्नमेंट लेवल पे भी है, स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट लेवल पे भी स्टेप्स हैं. और इसको हमें अब जब कुछ रिस्ट्रिक्शंस कम हो रही हैं स्टेट्स में, कुछ स्टेट्स में धीरे धीरे बहुत नाजुक स्थिति से हम गुजरेंगे कि फिर कहीं वायरस अपना प्रकोप ना बढ़ाए. इसलिए जिम्मेवारी से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना है, भीड़ नहीं करनी है, लार्ज गैदरिंग्स पार्टीज का कोई वक्त नहीं है अभी, बिल्कुल वो टाइम नहीं आया है. और शायद अगले कई महीनों तक हमें इसके बारे में सजग रहना होगा कि उन चीज़ों से जिसकी वजह से वायरस का इतना प्रकोप बना उनको हम अवॉइड करें. और ये दिखा सकते हैं ऐसा सब करते हुए कि जिंदगी भी चल सकती है और वायरस भी कंट्रोल में रह सकता है. और अगर हम 4-5-6 महीने इस ये वक्त निकाल देते हैं तो ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम एस्केलेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है और उपलब्धता बड़े तरीके से बढ़ रही है, एक वाइब्रेंट प्रोग्राम अब उभर के आया है और निश्चित हुई है यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की भागीदारी कल के फैसले के बाद. तो आगे हम एक नई चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं कि हम अपने आप को बचाएं, इकोनॉमी को बचाएं और एक एग्जाम्पल पेश करें कि इतना बड़ा देश, आपने आज के डेटा भी देखा कंपैरिजन का, इतना बड़ा देश इस महामारी का मुकाबला ठीक तरीके से कर रहा है, करेगा, जाने बचाएगा और आगे एग्जाम्पल पैदा करेगा. और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे में इतनी ताकत है, इतनी बड़ी संख्या में वैक्सीन अपनी धरती पे पैदा कर रहे हैं, अपने आप बना रहे हैं. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you, sir. We'll now take some questions. Number 18. सर, मैं निशांत हूँ डीडी न्यूज़ से. मेरा सवाल डॉक्टर वीके पॉल से है. सर, जो वैक्सीनेशन को लेकर जो गाइडलाइंस आई हैं जिनका आपने जिक्र किया, क्या वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप ये गाइडलाइंस आई हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू किए. आई थिंक दे बिकेम पब्लिक ऑन 2nd of June, I guess. We respect them. We respect the guidance. We respect the concern expressed by the Honorable Supreme Court. लेकिन जैसे मैंने इस नैरेटिव में भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, याद रहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was evaluating the implementation of the decentralized model ever since it was conceived and ever since it was implemented from 1st of May. ऐसा नहीं है, उसके ऊपर नजर है पूरी की पूरी तरह. डिफरेंट टीम्स इसको देख रही और ये भी सोचा जा रहा है, देखा जा रहा है कि क्या उनमें जैसे होना चाहिए वैसे ही हो रहा है, क्या मुश्किलातें आ रही हैं. देयर इज अ पब्लिक नैरेटिव टू विच वी वर आल्सो अलाइव. लेकिन ये भी याद रहे कि सच डिसीजंस आर टेकन ओवर सम पीरियड ऑफ टाइम, based on analysis, based on feedback, based on experience, based on consultations, various stakeholders, कोई मैन्युफैक्चरर भी हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी हैं.
इंटरनल सिस्टम भी है, साइंस भी है. सो इट इज टोटलिटी ऑफ पिक्चर एंड ऑफ कोर्स पब्लिक नैरेटिव वेरी इंपॉर्टेंट. तो वो फैसले ओवरनाइट नहीं होते. ये सब फीडबैक, ये सब सोच, ये सब मॉनिटरिंग पूरे तरीके से शुरू से चल रही थी. और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 मई 2021 और फिर 21 मई 2021 को हाई लेवल की मीटिंग्स में फीडबैक लिया और उन्होंने डायरेक्शन दिया कि हमें ऑल्टरनेट मॉडल पे चलने के लिए आदेश हुए, बनाने का, सोचने का और तैयारी करने का. इट बिकेम क्लियर दैट वी नीड टू मॉडिफाई द सिस्टम प्रिवेलिंग एट दैट टाइम. और इसके ऊपर मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि 24 मई को अ टीम which included myself and others, high level team, we reached out to the manufacturers, held meetings with them कि अभी तक क्या सीखा, इसको मॉडिफाई करेंगे तो किस तरफ जाएं, उसके नुआंसिंग क्या होगी, प्राइवेट सेक्टर की तरफ क्या परफॉर्मेंस है, जोड़ेंगे तो किस तरह से जोड़ें, व्हाट आर द बेस्ट डिविडेंड दैट वी कैन गेट. उनकी डिफिकल्टीज को भी सुना. ये तो एक एस्पेक्ट है. इसी तरह से हमारी और टीम्स ने रीच्ड आउट टू स्टेट लेवल कलीग्स ऑफ आवर्स. तो एकदम से बड़ी तेजी से जब हमें आदेश और डायरेक्शन हुआ, इस पे काम हुआ और धीरे धीरे एक व्यवस्था का रूप सामने आया और माननीय प्रधानमंत्री जी को 10-15 दिन पहले प्रेजेंट किया गया पूरी डिटेल में और फिर उनका फैसला आया. ये सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया अपनी जगह है, उसको हम इज्जत करते हैं, लेकिन पूरे कॉन्फिडेंस से और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं कह सकता हूं कि ये हमारा इंटरनल प्रोग्राम फीडबैक सिस्टम मॉनिटरिंग प्रोग्राम हैज बीन गोइंग ऑन फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. बाय 15th of May कुछ पैटर्न इमर्ज होना शुरू हो गया. हमारे पास लेटर्स आने शुरू हुए, उसकी चर्चा मैंने करी. फीडबैक और कई तरह से आता है. प्रधानमंत्री जी ने 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स ली. एक डायरेक्शन मिली, उस डायरेक्शन को कार्यान्वित किया गया बेस्ड ऑन एडिशनल डेटा, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, फीडबैक और फिर सोच विचार के उन्होंने फैसला लिया 10-15 दिन पहले और फिर उसके बेस के ऊपर जो और काम हुआ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. धन्यवाद. 31. सर मेरा सवाल है कि जब 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन शुरू किया गया तो राज्यों से कहा गया कि 50% वो करें, तब दिक्कतें आई, सेंटर्स भी बंद हुए, सेकेंड डोज के लिए भी लोगों की दिक्कतें हुई, दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में भी. अब जब आप शुरू करने जा रहे हैं तो बहुत सारी वैक्सीन हैं, आपने प्री ऑर्डर भी दे दिया, तो आप बता सकते हैं कि आप कितनी वैक्सीन आने वाले दिनों में रहेंगी, कब तक हो जाएगा, इस अगले 1-2 महीनों में? इसका जवाब हमने कुछ पहले शेयर किया था आपके साथ. आज मैं सिर्फ उसको ब्रीफली टच कर सकता, कुछ मैंने अभी प्रस्तुत भी किया अभी आपके सामने. जुलाई तक हमारे पास, इफ आई एम करेक्ट फ्रॉम मेमोरी, 53.6 करोड़ डोजेस टोटल की उपलब्धता है शुरू से लेकर तब तक. जुलाई तक का प्रोग्राम और उसके ऑर्डर्स पहले हो चुके हैं. 53.6 करोड़ कंफर्म्ड. ओके, जुलाई तक जितना भी हुआ, पहली फेज थोड़ा और आगे बढ़े, कोवैक्स से हमें 1 करोड़ मिल गए, तो 53.6 करोड़ का हमारे सामने विजिबिलिटी है. और जैसे कि आपको मालूम है कि सीरम ने पिछले महीने जो दिया उससे अब ज्यादा दे रहे हैं, अगले महीने उससे भी ज्यादा दे रहे हैं. तो जुलाई तक का कार्यक्रम जो है वो 53.6 करोड़ की डोजेस का हमारे पास है. उसके आगे आज हमने दर्शाया आपको कि 74 करोड़ डोजेस को सिक्योर कर लिया गया है. और ये प्रक्रिया अभी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि अभी जो कल बदलाव आया है उसके लिए जो हमारी जिम्मेवारी है वो वाले ऑर्डर्स अभी प्लेस होंगे. तो गोइंग फॉरवर्ड, जैसे एक यहीं से प्रेजेंटेशन में मैंने दिखाया था कि हमें लगता है कि उपलब्धता अगस्त सितंबर ऑनवर्ड्स में कोई कमी नहीं दिखती. और मैंने ये भी यहाँ एम्फेसाइज किया था कि इनफैक्ट इतनी उपलब्धता होगी कि हमें स्पीड इतनी बढ़ानी पड़ेगी कि हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें और तेज गति से, एक्सेलरेटेड तरीके से वो वैक्सीन लगा सकें
जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सारे ही समूह को, अडल्ट पॉपुलेशन को हम कवर करें, और पीडियाट्रिक के लिए जो हो रहा है उसके बारे में हमने आपको अलग से भी बताया गया है। बाय मंथ अवेलेबिलिटी की बात, थोड़ी सिचुएशन क्लियर होती है, यहाँ हम आपके समक्ष ले आएंगे। Number 19. प्लीज, यस। दो तरह की क्लिनिकल मैनेजमेंट की गाइडलाइन है, एक तो स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर है और दूसरी गाइडलाइन जो है वो डीजीएचएस की वेबसाइट पे है। इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि दोनों गाइडलाइन सिमिलर नहीं है। किसी में आइवरमेक्टिन को हटा दिया गया है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को हटा दिया गया है, भाप लेने की जो बात कही गई उसको हटा दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ों को लेके, गाइडलाइन को लेके कन्फ्यूज़न है कि किस गाइडलाइन को माना जाए, और दो गाइडलाइन एक ही वक्त में, एक ही देश में, एक ही समय पे कैसे मुमकिन हो सकता है सर, कोविड के 19 पेशेंट्स को लेके? आई थिंक इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप लोगों की दृष्टि में इस मंच से कंटिन्यूड बेसिस पर बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो वेबसाइट है उस पर डिटेल्ड गाइडलाइंस अवेलेबल है। नॉट ओनली क्लिनिकल मैनेजमेंट, ऑल द एसओपीज, एवरीथिंग इज मेड अवेलेबल इन पब्लिक नॉलेज। जो मुख्य विषय हमें समझने की जरूरत है कि क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल विच समय इवॉल्व हो रहा है। एंड इफ यू रिमेंबर कि हमने एज पर द इवॉल्विंग एविडेंसेस फ्रॉम द नेशनल टास्क फोर्स चेयर्ड बाय सर पॉल सर, डीजी आईसीएमआर, उनके लेवल पर, और जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप विच इज हेडेड बाय डीजीएचएस, उनके लेवल पर एक विस्तृत चर्चा के बाद जब डिटेल्ड गाइडलाइंस बेस्ड ऑन एविडेंस, ऑल एक्सपर्ट्स कम टू ए कॉमन क्लैरिटी, फिर वह मंत्रालय में आती है, जिसको मंत्रालय में एग्जामिन करने के बाद आफ्टर ड्यू प्रोसेस उसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर लाया जाता है। जिस आप डाउट की बात कर रहे हैं उसमें मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो गाइडलाइंस डीजीएचएस साहब की वेबसाइट पर की गई हैं, दे आर वर्क इन प्रोसेस, जिसको नेशनल टास्क फोर्स और पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स अलॉन्ग विद डीजीएचएस साहब उसको एग्जामिन कर रहे हैं। और जैसे ही उन गाइडलाइंस को सारे एक्सपर्ट्स एक कॉमन प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाई करके जब वो भेजी जाएंगी, तब अगर बेस्ड ऑन द इमर्जिंग एविडेंस कोई नया चेंजेस लाना होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर के द्वारा हम आपको सूचित करेंगे। देखिए, जो आपने इशू बताया, मैंने इसीलिए आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि जो गाइडलाइन है वो जेएमजी लेवल पर डिस्कस हुई है, उसके बाद उसको एनालाइज करके उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसमें कई ऐसी चीजें हैं जो कि इमर्जिंग एविडेंस के बेस पर हैं, जिसको टास्क फोर्स और सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, क्लिनिकल एक्सपर्ट्स हैं, डायरेक्टर एम्स एंड ऑल सीनियर कोलीग्स विल एग्जामिन, उसके बेसिस पर एक फाइनल गाइडलाइन जो कि अब तक का प्रोसेस आपकी नॉलेज में है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर लाई जाएगी। Number 10. You mentioned, sir, that 30 crore doses from biologically have been already, you placed an order for that. Could you give clarity on the pricing? Is it the same price as Covishield and Covaxin, or is it different? I think you should wait for the company to announce the price. अभी आपने देखा कि ये प्राइस जो प्राइवेट साइड में उन्होंने बताना है वो हमने कंपनी पे छोड़ा हुआ है। और अब हम नई व्यवस्था के अंतर्गत जब प्रोक्योर करेंगे तो वो नेगोशिएशंस में हम देखेंगे कि क्या प्राइस होना चाहिए। लेकिन जो मदद करी गई है वो इसलिए मदद करी गई है कि इट विल मीट पार्ट ऑफ द प्राइस। तो मान लीजिए कि पर डोज हमने 50 रुपीज़ मान लीजिए कि हमें मालूम है कि प्राइस उसके ऊपर है, तो ये पार्शियल सपोर्ट है। उनको स्पेशल एक नीड उनकी है एडजुवेंट की, उसके लिए अर्जेंट उनको चाहिए था। वैसे हम तो लुक फॉरवर्ड करते हैं कि कंपनीज और मैन्युफैक्चरर्स हमें बताएं कि कहाँ हम मदद कर सकते हैं फाइनेंशियली एंड अदरवाइज। तो ये जब उनसे स्पेसिफिक रिक्वेस्ट आई, बहुत जेन्युइन रिक्वेस्ट आई, और बिल्कुल एक सोच विचार के उन्होंने रोड मैप दिखाया कि कैसे कर पाएंगे। और हमें वैक्सीन में भी प्रोविजनली जितना भी उसका साइंटिफिक डेटा है, वेरी प्रॉमिसिंग वैक्सीन। तो सब तरह से ड्यू डिलीजेंस के बाद
एक बिल्कुल अप्रोप्रिएट और जस्टिफाइड एंड लॉडेबल केस बना, इसलिए उसको सिक्योर किया गया है. सो लेट्स वेट फॉर द प्राइस 45 to be declared. So this is Shahid Abbas from Informis Media. So as per your presentation, the government has placed an order for 25 crore doses of Covishield and 19 crore doses of Covaxin. Now has a deadline also been set up for the supplies to be completed, that over this period of time, this amount of doses should reach, and then further distribution process has to be completed by which time? So the big picture is clear for sure. These doses are to be delivered between August and December. And as I said, that because Center will take responsibility for now additional supplies also, there may be other orders to be placed. Yes, the timeline is available. We have just given the order. We have requested them to provide us the roadmap and the availability schedule. But remember, in this endeavor, we are working hand in hand with them. ऐसा नहीं है कि वो पहले लिस्ट बना के बताएं फिर करें. अब एक प्रक्रिया पूरी हो गई, बैठ के देखेंगे उनकी सप्लाई कैसे बन रही है, उसके बेस के ऊपर इस पीरियड डिसाइड हो गया. ये वाला पार्ट डोजेस का डिसाइड हो गया. अब ये हमें ब्रॉडली पता है कि यहाँ इतनी हो पाएंगी, किसी स्टेज पे वो 11 करोड़ भी दे पाएंगे, 12 भी दे सकते हैं, और दूसरे वाले जो कोवैक्सीन वाले हैं वो अभी 7.5 करोड़ देंगे, फिर 10 भी दे सकते हैं. कुछ broad outline is available to us. That is why this decision has been taken. But exact schedule जो है कि 15 सितंबर को कितना दे पाएंगे, 15 अक्टूबर को, वो सब आ जाएगा. उसके साथ हम बैठ के as partners and as in a collegium, we sit down and work together. Be rest assured that we believe they have the capacity and they have the resilience to respond, and we definitely see this level of production and much more in times to come. So there is an online question with lots of children wanting to go abroad for studies. So this question is from Milan Sharma of India Today. In the context of allowing administration of second dose of Covishield, will the parents or students going abroad who want to take the second dose earlier be allowed to do so? देखिए, सबसे पहले जो लेटेस्ट गाइडलाइंस इशू हैं उसका परिप्रेक्ष्य हम आप लोगों को बताना चाहेंगे. हमारे स्टूडेंट्स जिनका फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हुआ है, उनको हो सकता है पहली डोज ऑफ कोविशील्ड लग चुकी हो. इसी तरह से कुछ लोग हैं जिनको विदेशों में जॉब लगी है और उसके अंतर्गत वो वहाँ पर ट्रैवल करना चाह रहे हों, लेकिन उनको फर्स्ट डोज लग चुकी हो. इसी तरह से हमारे ओलंपियंस या स्पोर्ट्स पर्सन जो कि टोक्यो ओलंपिक्स वगैरह में जा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को, क्योंकि हमारा जो रिवाइज्ड शेड्यूल फॉर सेकेंड डोज ऑफ कोविशील्ड है वह 12 से 16 वीक के बीच में आप सेकेंड डोज ले सकते हैं. लेकिन उस पीरियड के बीच में ही, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो जाएंगे उनको अगस्त तक वहां पर अपने आप को पहुंचे, मतलब वो ट्रैवल करना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि दो स्थाई पर, एक तो उनका फुल कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन हो जाए, एक उनको इंटरनेशनल ट्रैवल में रिक्वायर्ड सपोर्ट मिले. उसके अंतर्गत ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं, जिसमें मुख्यतः हमने कहा है कि स्टेट जो हैं इन पर्टिकुलर केसेस में जहां पर कि एक वैलिड प्रूफ हो इन तीनों कारणों से, उनको 1 महीना पूरा होने के बाद भी सेकेंड डोज के लिए अलाउ करें. साथ ही उसके लिए हमने कहा है कि वो उसको जो है, जो उसमें प्रोसेस है वैक्सीनेशन का, अगर उनको पासपोर्ट के थ्रू उन्होंने फर्स्ट डोज ली हो, तो उसी पासपोर्ट नंबर को जब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाए तो उस पासपोर्ट का नंबर उसमें मेंशन होगा, तो वह सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली विल कन्वे कि इस पर्टिकुलर पासपोर्ट नंबर के स्टूडेंट को या पर्टिकुलर पर्सन को ये वैक्सीन दी गई. हो सकता है उन्होंने कोई और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इससे पहले दिया हो, तो उस केस में वह उसी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत सेकेंड डोज ले सकते हैं. लेकिन फिर हमने स्टेट से कहा है कि एक और प्रोसेस ऐसा एस्टैब्लिश किया जाए जिसमें कि एक कोई उनको दूसरा सर्टिफिकेट इशू किया जाए जो पासपोर्ट नंबर भी उस केस में मेंशन करे, यानी कि उनको वैक्सीनेशन दी जाए लेकिन कोई एक एडिशनल सर्टिफिकेट मिल जाए जो कि ये बता सके कि ये पर्टिकुलर पासपोर्ट नंबर पर 2 डोजेस कोविशील्ड की दी जा चुकी हैं. यही इशू हमारे जो डिस्कशन में इससे पहले मीडिया में भी कुछ मित्रों ने हमारे से पूछा था
वह यह है कि कोवैक्सीन के लिए इसमें मेंशन नहीं है, तो हम आपको बताना चाहेंगे क्योंकि कोवैक्सीन का शेड्यूल ऑलरेडी 4 हफ्ते बाद सेकेंड डोज मिल जाएगी एज पर द अवेलेबल गाइडलाइंस, तो उसके लिए ये कोविशील्ड के अंतर्गत ही ये पर्टिकुलर फैसिलिटी एडिशनैलिटी के रूप में प्रोवाइड की गई है। Thank you, friends. With that, we close the press conference.